हेलो एवरीवन। मैं नवनीत पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग एनसीईआरटी की क्लास सिक्स्थ ज्योग्राफी की हम लोग किताब पढ़ने जा रहे हैं, जो है आपका पृथ्वी हमारा आवास। क्लास सिक्स्थ हिस्ट्री मैंने आप लोगों की कंप्लीट करवा दी है और ये जो है आप लोगों का ज्योग्राफी की क्लास आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि पोल में आप लोगों ने बोला था, तो सबसे ज़्यादा जो आप लोगों ने बोला वो आपकी ज्योग्राफी का था। सेकंड जो आपने इम्पोर्टेंस दी थी वो क्लास सेवेंथ के हिस्ट्री को दी थी। तो अभी जिसमें सबसे ज़्यादा पोल आए थे उसको मैं शुरू कर रहा हूँ, जो है आपकी क्लास सिक्स्थ जियोग्राफी, जो आपकी पृथ्वी हमारा आवास, अर्थ आवर हैबिटाट। ठीक है। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, मैं चीज़ों को ट्रांसलेट करता रहूंगा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है बात। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इसके कंटेंट को देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर आपको इसमें पढ़ने रहेंगे। ठीक है बात, उसको हम देखेंगे। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे, एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए हम इसको देखते चलेंगे। ठीक है बात। देखिए, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि कभी भी अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होता है, डाउट होता है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। मैं उसके डाउट को या तो अगले लेक्चर में या तो फिर मैं वहीं पर कमेंट में ही आप लोगों को उसका जवाब दे दिया करूंगा। कभी भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, कुछ क्वेश्चन होते हैं या किसी प्रकार की कोई चेंजेस की आवश्यकता होती है, तो आप मुझे वो तुरंत आप बता सकते हैं। ठीक है। तो विषय सूची की अगर आप बात करते हैं तो इसमें कुल अगर आप देखोगे तो 6 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला जो है वो है आपका सौरमंडल में पृथ्वी, जिसको आज हम देखेंगे। दूसरा जो है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, जिसमें हम ग्लोब के बारे में देखेंगे, लैटिट्यूड के बारे में देखेंगे और लॉन्गिट्यूड के बारे में देखेंगे। पृथ्वी की गतियां देखेंगे, मोशन ऑफ अर्थ देखेंगे, जिसमें आपको रिवॉल्यूशन और रोटेशन के बारे में सीखने को मिलेगा। किस प्रकार से दिन और रात होता है, किस प्रकार से मौसम में परिवर्तन होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम चैप्टर 3 में देखेंगे। फिर हम मैप के बारे में देखेंगे, जो आपका चैप्टर 4 होगा। पांचवे की बात करेंगे, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की बात करेंगे, जहां पर आप लिथोस्फीयर के बारे में, जिसको आप स्थल मंडल मंडल कहते हो, हाइड्रोस्फीयर के बारे में, जिसको आप जलमंडल कहते हो, या फिर आप एटमॉस्फेयर के बारे में, जिसको आप वायुमंडल कहते हो। उनके बीच के सारे आप अंतर संबंध को, इंटर रिलेशन को समझोगे और उनके बारे में भी एक आइडिया बनाते हुए आगे बढ़ोगे। जो छठा चैप्टर होगा, जो लास्ट चैप्टर होगा, वो है हमारा देश भारत। इसमें हम अपने देश भारत के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे। अभी देखिए, ये क्लास सिक्स की किताब है, इस वजह से इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे जैसे आपकी क्लास आगे बढ़ेगी, आपको और चीज़ें इन्हीं सारी चीज़ों में इंक्लूडेड आपको मिलती चली जाएंगी। जैसे ही आप 11वीं और 12वीं क्लास में पहुंचोगे, वहां पर आपको सारी चीज़ें और डिटेल में देखने को मिल जाएंगी। तो आपको वहां पर बेसिक नहीं बताएगा। समझ में आ गई बात। वो ये मान करके लिखी गई किताब है 11वीं और 12वीं की, कि आपने छठी, 7वीं और 8वीं, 9वीं, 10वीं की किताब आप पढ़ रखे हो। समझे बात को। वहां पर आपको चीजों के बारे में नहीं बताएगा, वहां पर आप लोगों को बेसिक ना समझा करके एडवांस चीजों के बारे में आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा। ठीक है बात। तो ये इंपॉर्टेंट किताब है, इससे भी बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है बात। चलिए, अब शुरुआत करते हैं बाबू। जैसे भारत का संविधान है, उद्देशिका है, एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। जब मैं सिविक्स की क्लासेस में शुरू करूंगा तो इन सारी चीजों के बारे में वहां पर मैं चर्चा आपसे करूंगा। एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। और इन चीजों को कब जोड़ा गया था तो उसके बारे में यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसके द्वारा आपको ये सारी चीजें जोड़ा गया था। यहाँ पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये जोड़ा गया था किसके स्थान पर बाबू? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जगह पर यहाँ पर आपके समाजवादी और पंथ निरपेक्ष यहाँ पर जोड़ा गया था। ठीक है बात। ये शब्द यहाँ पर जोड़े गए थे। उसके बाद यहाँ पर जोड़ा गया था राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये आपका ये भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। किसके स्थान पर बेटा? राष्ट्र की एकता की जगह पर। ठीक है बात। राष्ट्र की एकता और यहाँ पर अखंडता, जिसको इंटीग्रिटी आप कहते हो, इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समझ में आ गई बात। अब इससे और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं ये भी समझ लीजिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए न्याय कितने प्रकार का मिलता है, तो आप बोलोगे 3 प्रकार का मिलता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलता है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की मिलती है? आप बोलोगे 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता यहाँ पर मिलती है। कितने प्रकार की समता मिलती है? आपको प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिलती है, इक्वलिटी मिल जाती है। ठीक है बात। ये सारी चीजें, इस तरह की चीजें आपसे पूछ सकता है। कितने 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 नंबर में आपकी स्वतंत्रता यहाँ पर आपको फ्रीडम किया गया था? आप बोलोगे 5। ठीक है बात। न्याय कितने हैं? 3।
ठीक है बात। समता कितने की है? 2। समझे बात को। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं जो कि प्रेमबल से जुड़े हुए रहते हैं, इसको दिमाग में आप लोग रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, सौरमंडल में पृथ्वी की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहली बात आप ऐसे समझो, आप जब रात में एक बच्चे की तरह सोचो, रात में आप छत पर गए हुए हो और आप आकाश को देख रहे हो, तो क्या दिखेगा आपको आकाश में? तो कुछ ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो यहाँ पर दिया हुआ है। सूर्यास्त के बाद जब सूर्य अस्त हो जाता है, आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु दिखते हैं, क्योंकि जब सूर्य अस्त होता है तो धीरे-धीरे उजाला कम होता है। उजाला कम होता है तो जिस तारे का प्रकाश जल्दी पृथ्वी पर पहुंच जाता है, वो आपको पहले दिखेगा। समझे बात को। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे सूर्य और अस्त होता जाता है और अंधेरा, घना अंधेरा छाता है, तो फिर क्या होता है, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। अब इतनी ज्यादा संख्या बढ़ जाती है कि आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी-छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। अब यहाँ पर जो वस्तुएं दी हुई हैं, तो वस्तुओं को अभी आगे डिटेल में समझाएगा, उसे आप क्या बोलोगे बेटा? तारे बोलोगे, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। अब चमकीले क्यों होते हैं? क्योंकि वो थोड़ा सा नजदीक होंगे। धुंधले क्यों होंगे? क्योंकि वो दूर होंगे। ठीक है बात। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो, इसी तरीके से वो टिमटिमाते रहते हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। अब ये जो टिमटिमाने का कारण होता है, जो ट्विंकल करने का कारण होता है, इसका कारण क्या है बाबू? इसका कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गई बात? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर आप बात करते हो तो मान लीजिए जैसे ये आपका अर्थ है, ठीक है बात, और यहां पर कोई पर्सन खड़ा है। ठीक है बात। यहां पर कोई पर्सन है और यहां पर स्टार है। यहां पर क्या है बाबू? स्टार है। तो यहां से जब लाइट आएगी, और ये कई लाइट ईयर्स आपके दूर हैं बाबू। समझ में आ गई बात? हमसे सबसे नजदीक का तारा, पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा सूरज है, और सूरज से सबसे नजदीक का तारा जो है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो कि हमसे लगभग 4.2 लाइट ईयर दूर है बाबू, बहुत दूर है वो। ठीक है। अब देखिए बाबू, तो अगर आप बात करते हैं तो यहां से तारा है। अब यहाँ पर क्या होता है, अलग-अलग मीडियम्स हैं। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए अभी प्रकाश आपकी सीधी आ रही है, तो इस तरफ से अगर लाइट आएगी तो क्या होगा, हमारी आँख पर ये पड़ी, हमारी आँख पर ये पड़ी, लेकिन क्या हुआ, जैसे ये गई तो ये डाइवर्ट हो गई। ठीक है बात। अब हमारे आँख से ये गई तो इतने देर के लिए क्या होगा, इतने देर के लिए आपको ये बंद होता हुआ दिखेगा। फिर ये आपके दूसरे मीडियम में आएगी, तुरंत इधर आ गई, फिर आपको ये चमकता हुआ दिखेगा, फिर बंद हो गई। ठीक है बात। फिर ये चमकता हुआ दिखेगा, तो ये इसको कह लेते हैं बेटा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब प्रकाश किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से ये तारे क्या होते हैं, आपको टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। लेकिन अगर आप, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आप लोगों को, अब ये छोटी क्लास की है ना बेटा, तो यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं, मतलब वो लगातार चमकते रहते हैं। मतलब उनके बीच में ज्यादातर ज्यादा मीडियम्स नहीं है, इसलिए जो लाइट होती है वो सीधे ट्रेवल करती है और आंख तक पहुंच जाती है। तो उसमें लाइट में थोड़ा बहुत भी उसके पाथ में चेंज नहीं होता है, इसलिए वो लगातार चमकते रहते हैं। अब जो चंद्रमा है वो हमसे बहुत ज्यादा नजदीक है बाबू, जिस वजह से वो लगातार चमकता हुआ हमें दिखता है। ठीक है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। चंद्रमा का मतलब होता है मून। ठीक है, चंद्रमा को भी देखते होंगे। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। ठीक है बात। अगर आप मून की बात करते हैं तो मून का जो शेप होता है वो चेंज होता है। समझ में आ गई बात? अगर आप महीने में देखेंगे तो 15-15 दिन पर इसका जो शेप होता है वो चेंज होता है, और एक समय होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ है। ठीक है बात। अगर, और इधर आपका सन है, इधर क्या है, आपका सन है, ये है आपका मून। तो अगर यहां पर आप बात करते हो तो इस समय अगर आप देखोगे तो मून पूरी तरीके से ढका हुआ है। ठीक है बात। इक्लिप्स का समय हो गया, तो इसको आप बोलते हो अमावस्या, या फिर बोलोगे न्यू मून। न्यू मून। ठीक है बात। अब जैसे यहां पर आएगा तो कुछ क्षेत्र आपको मून का दिखना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे और आगे आएगा और बड़ा मून दिखने लगेगा, आप लोग को कुछ और बड़ा हिस्सा दिखने लगे जिसको आपकी बस बोलोगे। जैसे इस वाले क्षेत्र में आएगा, यहां पर आएगा, तो यहां पर पूरा चंद्रमा आपको चमकता दिखेगा, पूरा आपको एक हिस्सा देखने को मिल जाएगा। ठीक है बात। ये जो सिचुएशन होती है, ये होती है आपकी फुल मून की, पूर्णिमा जिसको बोला जाता है, फुल मून की सिचुएशन होती है। फिर धीरे धीरे चंद्रमा फिर छोटा होना शुरू होगा, और छोटा होते होते क्या होगा, एक समय आकर के बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा रात में। ठीक है बात। फिर से न्यू मून आ जाता है। तो ये जो सिचुएशन आप देखते हो, ये आपके 15-15 दिन का सिचुएशन होता है। तो ये अलग अलग आकार का पूरे महीने में आपको देखने को प्रतीत होता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार
तथा अलग-अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं, 1 मंथ में 1 बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है जिसको आप पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है बात? ये हो गई आपकी फुल मून या फिर आप बोलोगे इसको पूर्णिमा, जहाँ पर पूरा चंद्रमा देखने को आपको मिल जाता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। ये नए चंद्रमा की बात होती है जिसको आप न्यू मून बोलते हो, रात्रि की होती है जिसको अमावस्या भी बोला जाता है। तो पूर्णिमा होता है और अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है बात? अगर इस सिचुएशन में अगर आसमान बिल्कुल साफ रहता है, मतलब बादल नहीं छाए रहते हैं, क्लियर स्काई रहता है, तो उस समय आपको पूरी तरीके से आसमान आपको दिखेगा। तो वहां पर तारे भी दिखेंगे, फुल मून की सिचुएशन भी देख सकते हो, अमावस्या की भी सिचुएशन आप देख सकते हो। तो सारी चीजें दिखती हैं जब आकाश एकदम क्या रहता है, साफ रहता है। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय में चंद्रमा व इन छोटी चमकी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? अब दिन के समय क्यों इसे देख नहीं पाएंगे बेटा? ना ही चंद्रमा दिखता है, ना ही ये तारे दिखते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होगा? उसके पीछे रीजन है सूरज। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अतिरिक्त तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। दिन में सूर्य उदय हुआ रहता है। अब सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि ये सारे उसके प्रकाश के अंदर ढक जाते हैं। समझ में आ गई बात? चंद्रमा भी है, तारे भी उसी जगह पर है, पर वो दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उस समय सूर्य के प्रकाश के कारण उस समय सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर क्या है? सूर्य का प्रकाश है। इस वजह से हमको तारे या फिर चंद्रमा देखने को नहीं मिलते। अब दिन के समय क्या चंद्रमा गायब हो जाता है? नहीं, चंद्रमा रहता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आई है कि दिन के समय भी चंद्रमा आपको देखने को मिल जाता होगा। ठीक है बात? जिस समय सूर्य का प्रकाश कम है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है, अर्थ के ऐसे लोकेशन पर आप खड़े हैं, तो वहां पर आपको चंद्रमा भी देखने को मिल जाएगा। परंतु रहता चंद्रमा वहीं पर है। अत्यधिक तेज रोशनी के कारण ये सारी वस्तुएं छिप जाती हैं। क्या आपको इस बात ये हो गया? ठीक है बात? देखो, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, इनको क्या कहा जाता है बेटा? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। हेवनली बॉडीज जिसको आप कहते हो, हेवनली हेवनली बॉडीज कहलाती हैं। ठीक है बात? बॉडीज कहलाती हैं। अब अच्छा, पृथ्वी के बाहर आप जितने भी ऊपर कुछ भी चीजें हैं, आप जैसे पृथ्वी के आप बाहर जाओगे तो जितनी भी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, वो सारी चीजें क्या है? आपकी खगोलीय पिंड है, हेवनली बॉडीज है। चाहे वो आपका सूरज हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे जितने भी आप तारे देखते हो, वो सारे के सारे क्या है? आपके हेवनली बॉडीज ही कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अब तारा क्या होता है बेटा? अब तारे की डेफिनेशन यहां पर दिया हुआ है। अब देखो, तारा क्या है? एक बड़े आकार का खगोलीय पिंड है। बड़े आकार का खगोलीय पिंड है। किससे बना हुआ है बेटा? गैसों से बना हुआ है। किससे निर्मित है बेटा? गैसों से निर्मित है। कौन सी गैस है बाबू इसमें? हाइड्रोजन। कौन सी गैस है बेटा? हाइड्रोजन। कौन सी गैस है बाबू इसमें? हाइड्रोजन गैसेस मैक्सिमम मात्रा में होती है। इनके पास अपनी ऊष्मा होती है। अपनी ऊष्मा होती है। अपनी ऊष्मा और अपने क्या होता है बेटा? प्रकाश होता है। इस ऊष्मा और प्रकाश का कारण क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर आप बोलोगे नाभिकीय संलयन होता है, जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा? हीलियम बनाते हैं। नाभिकीय संलयन कहा जाता है, जिसमें छोटे छोटे एटम्स मिलकर के एक बड़े एटम का निर्माण करते हैं। इनको कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं बेटा? हीलियम का। और बहुत सारी मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है बेटा? ये एनर्जी होती है हीट के फॉर्म में, और ये एनर्जी होती है किसके फॉर्म में बाबू? लाइट के फॉर्म में हमें मिलती है। ठीक है बात? उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को क्या बोला जाता है बेटा? तारा बोला जाता है, स्टार बोलते हैं। क्लियर है बात इतनी? तो तारा क्या होता है समझ में आ गया? एक बड़े आकार का खगोलीय पिंड है। किससे निर्मित है बेटा? गैसों से निर्मित है। कौन सी गैस है इसमें? हाइड्रोजन है। इसके पास अपनी ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है। इस ऊष्मा और प्रकाश का कारण क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन है, नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन किस गैस का होता है? हाइड्रोजन का होता है। क्या निर्मित होता है? हीलियम निर्मित होता है। और उससे मुक्त होती है बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी। ये एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? हीट और लाइट के फॉर्म में हमें मिलती है। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई। तो आप लोगों को अभी तक क्या क्या समझ में आ गया? आप लोगों ने न्यू मून देख लिया, आप लोगों ने फुल मून देख लिया, आप लोगों ने तारों के बारे में स्टडी कर लिया। समझ में आ गई बात? इतनी चीजें आप लोगों ने देख ली, प्लस आपने एक डेफिनेशन देखा हेवनली बॉडीज का, खगोलीय पिंड का। खगोलीय पिंड किसे बोला जाता है? पृथ्वी के बाहर जितनी चीजें हैं, चाहे वो सूर्य है, चंद्रमा है, या जितनी भी आपको सभी वस्तुएं दिखती हैं रात में, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान
ही हैं, ठीक है। जितने भी दिखते हैं वो सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। कई लाइट ईयर बाबू हमसे दूर हैं, ठीक है बात, जिस वजह से हम उनकी ऊष्मा तथा प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं, बहुत ही साइज में छोटे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है बात। क्यों? अब उसके बाद कारण ये छोटे क्यों दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। जैसे अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। अगर आप हवाई जहाज को पास से देखोगे तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो ऊंचाई पर और हमसे बहुत दूर होने के कारण उसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो जो तारे हमें दिख रहे हैं, हो सकता है वो सूर्य से भी कई गुना ज्यादा बड़े हों। जो टिमटिमाते हुए तारे हमें दिख रहे हैं, वो सूर्य से कई गुना ज्यादा बड़े हो सकते हैं, परंतु इतना दूर हैं वो कि वो छोटे प्रतीत होते हैं सूर्य की तुलना में, क्योंकि सूर्य हमसे सबसे नजदीक का तारा है, जिस वजह से वो हमें बड़ा प्रतीत होता है। और ये जो टिमटिमाते आपको खगोलीय पिंड दिखते हैं, वो साइज में बहुत बड़े हैं, परंतु दूर होने के कारण वो कैसे दिखते हैं, छोटे दिखते हैं, ठीक है बात। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। अब देखो, ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, तारों का समूह होता है, ये भी आपको आकाश में देखने को मिल जाता है। इन्हें बोला जाता है नक्षत्र मंडल, या फिर आप बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस बोला जाता है, ठीक है बात। जैसे एक कॉन्स्टिलेशन का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं बेटा अर्सा मेजर, या फिर इसको बोलते हैं बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से दिख जाता है ये, ठीक है बात। सप्त ऋषि, सात, सप्त मतलब सात और ऋषि मतलब संत, मतलब सात संत होते हैं बेटा, उन्हीं के नाम पर ये पड़ा हुआ है। ये सात तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अर्सा मेजर बहुत बहुत ज्यादा तारों का समूह है, उसका एक छोटा सा पार्ट जो है बेटा वो अर्सा मेजर है, जिसको बिग बियर भी बोला, लिटिल बियर भी होता है, ओरायन भी होता है, बहुत सारे हैं बेटा वहां पे। तो यहाँ पर बिग बियर की बात हो रही है। इसमें बिग बियर में अगर आपसे पूछे तो कितने तारे आते हैं बेटा, या फिर अर्सा मेजर में कितने तारे आते हैं, तो सात तारे आते हैं, ठीक है बात। अब देखो, अपने परिवार या पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखाए, ठीक है बात। उसके लिए एक ऐप आता है, आप डालेंगे तो सारी चीजें दिखा देता है बेटा, ठीक है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। अब ये उत्तरी तारा क्या होता है? उत्तरी तारा को कहा जाता है बेटा ध्रुव तारा, या फिर पोलर स्टार बोला जाता है, ठीक है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, ये उत्तर में ही दिखता है, हमेशा एक ही स्थान पर आपको दिखेगा, इसीलिए इसको पोलर स्टार बोला जाता है, या फिर इसको ध्रुव तारा बोला जाता है। और ये किस डायरेक्शन में होता है? ये नॉर्थ नॉर्थ पोल पर होता है बेटा। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अब देखो बाबू, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर एक गुड़िया खड़ी है, यहाँ पर देख रही है ये। अब ध्यान से देखो बाबू, यहाँ पर देखो ये गुड़िया खड़ी है, ये जो आपको सात तारे दिख रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और ये सात तारा है। ये जो सात तारे हैं, ये इसको बोला जाता है बेटा सांकेतिक तारा, ठीक है बात। डायरेक्शनल स्टार बोल सकते हो। अब ये है आपका पूर्व और ये है आपका पश्चिम, और गुड़िया के इस तरफ अगर देखोगे तो ये है उत्तर दिशा। अब जब इस तारों को ये मिलाते हुए आगे बढ़ेगी तो इसको नॉर्थ वाले साइड में ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ध्रुव तारा। समझ में आ गई बात? इसको आप आराम से देख सकते हो बेटा। ये हमेशा एक ही जगह पर स्थित होता है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा है और उसको डायरेक्शन का कोई अंदाजा नहीं है, तो सबसे पहले वो किसको खोजेगा? सबसे पहले वो किसको खोजेगा? तो जो ग्रुप ऑफ स्टार है सबसे पहले वो दिख जाएंगे। तो उसने सबसे पहले लोकेट किया किसको? उर्सा मेजर को। अर्सा मेजर को देखने, ब्रिग बियर को देखने के बाद वो उसके टेल पर पहुंचेगा, सांकेतिक तारों पर पहुंचेगा, और वहां से सीधा देखना शुरू करेगा। तो जिधर उसको पोलर स्टार दिख जाएगा वो नॉर्थ हो गया। अब नॉर्थ की तरफ अगर उसका मुंह है तो एक तरफ उसका उसका क्या हो गया बेटा? ईस्ट हो गया, एक तरफ हो गया वेस्ट, और पीठ की तरफ क्या हो गया? साउथ हो गया। अब जिस दिशा में उसको जाना है वो उस दिशा में जा सकता है। जब तक आपका कंपास नहीं बना था तब तक लोग डायरेक्शन कैसे पहचानते थे? तारों की सहायता से पहचानते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट तारा इस डायरेक्शन को पहचानने में कौन सा हो जाता है बेटा? ध्रुव तारा हो जाता है, ठीक है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ध्रुव तारा होते चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल के सांकेतिक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए तो वह उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। अब देखो, कुछ हेवनली बॉडीज ऐसी हैं। अब हेवनली बॉडीज क्या है, जल्दी से बताओ। हेवनली बॉडी उनको कहा जाता है जो पृथ्वी के बाहर है, ठीक है बात। अब देखो, अब बोला है जिनके पास अपनी ऊष्मा थी, अपना प्रकाश था, उनको तो आपने बोल दिया तारा। लेकिन कुछ ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वो किससे प्रकाशित होते हैं बेटा? तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। रिफ्लेक्शन हो गया इसमें। तारों का टिमटिमाना, रिफ्रैक्शन।
प्लैनेट्स या फिर जो बाकी खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा या प्रकाश नहीं है फिर भी वो चमकते हुए दिखते हैं, रिफ्लेक्शन। क्या है बेटा? रिफ्लेक्शन। ठीक है बात। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसका अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा प्लेनेटाई शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों तरफ घूमने वाला। प्लेनेटाई का मतलब क्या होता है बेटा? चारों तरफ घूमने वाला। किसके चारों तरफ घूमने वाला? सूर्य के चारों तरफ घूमने वाला। ठीक है बात। जैसे पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो आप लोग देख चुके हो। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है, पृथ्वी का बहुत जो ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होगी। अब देखो बाबू, ध्यान से समझना। अब रेफरेंस देखिए, आप जब पृथ्वी पर हो और आप चंद्रमा को देख रहे हो, चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन अगर आप चंद्रमा पर पहुंच जाओगे और पृथ्वी को देखोगे तो पृथ्वी भी आपको चमकती हुई दिखाई देगी। पृथ्वी के पास अपना कोई भी प्रकाश या फिर ऊष्मा नहीं है। वो किसके प्रकाश और ऊष्मा से ऊष्मित होती है या फिर प्रकाशित होती है? वो सूर्य के प्रकाश प्रकाशित होती है और सूर्य के ऊष्मा से ऊष्मित होती है। ठीक है बात। सेम गोज फॉर अदर प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज अदर देन सन। समझ में आ गई बात? चलो आगे देखते हैं। अब यहां पर दिया हुआ है आपका सोलर सिस्टम। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा सूर्य, जो कि हमारे केंद्र में स्थित है, सूर्य है। अब सूर्य के बाद यहां पर देखोगे तो आपको प्लैनेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला प्लैनेट आपको देखने को मिलेगा यहां पर कौन सा बेटा? मरकरी। ठीक है बात। उसके बाद कौन सा देखने को मिलेगा बेटा? वीनस। कौन सा देखने को मिलेगा? वीनस। उसके बाद आ गया अर्थ, उसके बाद आ गया मार्स। ठीक है बात। और यहां पर आपको देखने को मिल जाती है एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है बाद मार्स के बाद देखने को मिल जाती है क्षुद्रग्रह पेटी। उसके बाद यहां पर आ गया जुपिटर। अब ये जो क्षुद्रग्रह पेटी है या फिर जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो किसके किसके बीच में है? मार्स और जुपिटर के बीच में है। जैसे जुपिटर के आगे जाएंगे तो यहां पर आपको सैटर्न देखने को मिलता है, शनि। उसके बाद अगर आप जाओगे तो यहां पर यूरेनस देखने को मिलता है। ठीक है बात। जिसको आप बोलते हो यूरेनस या फिर अरुण बोलोगे। फिर आता है नेपच्यून, जिसको आप बोलोगे वरुण। ठीक है बात। नेपच्यून यहां पर लिखा हो लेकिन आप अरुण और वरुण भी बोल सकते हो। ठीक है, किताबों में ये दिया हुआ है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। अब देखो, आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश और एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अब देखो, चंद्रमा भी है मतलब मून भी है। जैसे अगर आप बात करते हो तो पहला आता है यहां पर, अगर आपका सन हो गया तो सन के बाद आ जाता है आपका मरकरी। मरकरी के बाद आता है वीनस, वीनस के बाद आता है अर्थ और उसके बाद आता है मार्स। ये हो गया आपका वीनस, ये हो गया अर्थ और ये हो गया मार्स। इसके बाद यहां पर कौन सी पेटी आ गई बेटा? एस्टेरॉइड बेल्ट आ गई, क्षुद्रग्रह पेटी आ गई। फिर आ गया आपका जुपिटर। उसके बाद आ गया आपका सैटर्न। उसके बाद आ गया यूरेनस और उसके बाद आ गया आपका नेपच्यून। ठीक है बात। उसके बाद आ गया आपका क्यूपर बेल्ट। ठीक है बात। और यहीं पर आपका प्लूटो स्थित है। ठीक है, प्लूटो को हम ड्वार्फ प्लैनेट में लेते हैं, अभी आगे उसके बारे में बताया गया है। इसे पहले प्लैनेट बोला जाता है लेकिन अब प्लैनेट नहीं है। अब देखिए बाबू, ये जो आप बीच में देखते हो ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, एस्टेरॉइड बेल्ट है जिसको आप क्षुद्र ग्रह पेटी बोले हो, यह आपके पूरे सोलर सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। अब जो एस्टेरॉइड बेल्ट के इधर लाई करते हैं इन्हें बोला जाता है बेटा इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट। जो एस्टेरॉइड बेल्ट के इधर लाई करते हैं इसे बोलते हैं बेटा आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट। ठीक है बात। जो सूर्य के नजदीक है उन्हें बोलोगे आप इनर प्लैनेट, जो सूर्य के बाहर है उन्हें बोलोगे आप आउटर प्लैनेट। ठीक है, अब ध्यान समझो बेटा, ये इनर प्लैनेट जो होते हैं ये चट्टानों से निर्मित हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है बेटा आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या फिर बोला जाता है पार्थिव ग्रह। पार्थिव पटेल नहीं बेटा, पार्थिव ग्रह बोला जाता है। ठीक है बात। और जो बाहर वाले जो है ये आउटर प्लैनेट है और ये किससे निर्मित है बेटा? ये गैस से निर्मित है, इसलिए इनको बोला जाता है गैसियस या फिर आप बोलते हो जोवियन। जोवियन मतलब होता है जुपिटर लाइक। जोवियन मतलब क्या होगा बेटा? जुपिटर, जुपिटर के समान बड़े बड़े हैं। ठीक है बात। या फिर इनको बोलते हैं बेटा जाइंट प्लैनेट, राक्षसी ग्रह बोला, क्योंकि साइज में ये क्या है बेटा? बहुत ज्यादा बड़े हैं, इसलिए इनके अलग अलग नाम है। क्लियर हो गई बात? अब देखो, अब इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, तो चंद्रमा किसके पास नहीं है? देखो, पहला है मरकरी, इसके पास अपना कोई मून नहीं है। वीनस, इसके पास भी अपना कोई मून नहीं है। अर्थ के पास अपना एक मून है जिसका नाम ही मून है। मार्स के पास 2 है। जुपिटर के पास आपके लगभग 95 है। 100 से ज्यादा जो है वो किसके पास है बेटा? सैटर्न के पास है। समझे? सबसे ज्यादा अगर आप बोल देखोगे, जैसे यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर, तो यहां सैटर्न में जो दिया हुआ है चंद्रमाओं की संख्या लगभग 53। ये 2005 का डेटा है बेटा।
अब अपडेट कर लेना, यहाँ पर जो चंद्रमा है सबसे ज्यादा जो आपके इस समय प्लेनेट है वो आपके शनि के पास है और 100 से ज्यादा है, ठीक है बात। और 95 लगभग किसके पास है बेटा, वो आपके बृहस्पति के पास है। अच्छा, इसके बारे में मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन सीरीज एस्ट्रोनॉमी का मैंने बना रखा है, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसमें 7 या 8 आपके क्वेश्चन सीरीज हैं। जो पहला है वो 2 घंटे का, बहुत सारी चीजें वहां पर मैंने क्वेश्चन के माध्यम से डिटेल में आपको पढ़ाया है, एकदम डीप में जाकर के आपको पढ़ाया। उन क्वेश्चन सीरीज को आप लोग जरूर देखिएगा बेटा, एस्ट्रोनॉमी का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहां जाइएगा और उन सारे क्वेश्चन सीरीज को एक बार देख लीजिएगा। डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैंने आप लोगों को वहां पर करवा दिए हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अब कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, तो सर्वाधिक चंद्रमा किसके पास है बेटा, अभी आज के डेट में अगर देखोगे तो सैटर्न है। नहीं है चंद्रमा किसके पास, वो है मरकरी और वीनस, ठीक है बात। सबसे कम चंद्रमा किसके पास है बेटा, अर्थ के पास है। कितना है, एक है, ठीक है बात। मार्स की अगर बात करोगे तो वहां से 2 शुरू हो जाते हैं, डिमोस और फोबोस, दो आपके आपके मून है किसके पास, मार्स के पास, ठीक है बात। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब सौरमंडल क्या है, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड जिसको मेट्योर बोला जाता है, मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अब देखो सौरमंडल में क्या क्या चीजें आती हैं, तो सूर्य तो आएगा ही आएगा, और 8 ग्रह आएंगे, ठीक है बात। उपग्रह आएंगे जो उनके सैटेलाइट हैं, जिनको आप नेचुरल सैटेलाइट बोलोगे। कुछ अन्य खगोलीय पिंड, कुछ और हेवनली बॉडीज जैसे क्षुद्र ग्रह जो आपके एस्टेरॉइड्स है, उल्का पिंड मेट्योर्स हो जाते हैं, ठीक है बात। उसके बाद अगर आप इसमें और जोड़ना चाहोगे तो ड्वार्फ प्लैनेट भी आ जाते हैं, जिनको आप बौना ग्रह बोलते हो। ड्वार्फ प्लैनेट प्लैनेट भी आ जाते हैं, ठीक है बात। बौना ग्रह भी आ जाते हैं। ये सब मिलकर के किसका निर्माण करते हैं बेटा, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, सोलर सिस्टम बोलते हैं, या फिर सोलर फैमिली बोल सकते हैं, जिसका मुखिया कौन हो जाता है, सूर्य। सूर्य क्यों मुखिया है बेटा, ध्यान से देखो, सूर्य साइज में बहुत बड़ा है और इसके ग्रेविटेशन की वजह से ये सारे ग्रह जो हैं वो इसके साथ बंधे हुए हैं। सारे ग्रह जो हैं वो इसके साथ बंधे हुए हैं। अब अगर ग्रेविटेशन की अगर आप बात करते हो, ग्रेविटेशन एक प्रकार का अट्रैक्टिंग फोर्स होता है बेटा। अट्रैक्टिंग फोर्स का मतलब वो खिंचाव बल है, जो चीजों को अपनी तरफ खींच करके रखता है। जैसे अगर हम बात करें तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण हम उस पर टिके हुए हैं, गुरुत्वीय बल के कारण हम क्या हुए हैं बेटा, उसके ऊपर चिपके हुए हैं। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण या खत्म हो जाएगा तो हम हवा में उड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है बात। तो जितने भी आपकी हेवनली बॉडीज होती हैं, ये एक यूनिवर्सल फोर्स होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लगता है और सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। समझ में आ गई बात, ये भी ध्यान में रहे, ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो वीकेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। लेकिन इस ग्रेविटेशन फोर्स के कारण जो आप पृथ्वी का मास जितना ज्यादा हो, ग्रेविटेशन फोर्स उतना ज्यादा होगा। अब सूर्य का मास बहुत ज्यादा है बेटा, तो उसका ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये सारे ग्रह जो है वो इसके साथ टिके हुए हैं। लेकिन ये बाबू ध्यान समझिएगा, अभी मैंने आपसे क्या बोला, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है बेटा, अट्रैक्टिंग फोर्स है, आकर्षण बल है। अगर आकर्षण बल होगा तो होना क्या चाहिए, इसका भी अपना अट्रैक्टिंग फोर्स लग रहा है और इनका भी अपना कुछ अट्रैक्टिंग फोर्स लगा, मतलब ये दोनों पास में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। तो एक समय ऐसा आना चाहिए कि मरकरी किसमें घुस जाएगा बेटा, सन में घुस जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा कारण इस वजह से है क्योंकि ये जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और कोई भी चीज अगर आपके सर्कुलर मोशन में होती है तो उस पर क्या होता है बेटा, 2 बल काम करते हैं। क्या बल, एक अंदर की तरफ बल लगता है और एक बाहर की तरफ लगता है। अंदर वाले बल को क्या बोला जाता है बेटा, सेंट्रीपिटल, और बाहर वाले को क्या बोला जाता है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो अंदर वाले बल को क्या करता है बेटा, आपके निगलेक्ट कर देता है, रोक देता है, जिस वजह से ये सारे ग्रह जो है वो ऑर्बिट करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं और सूर्य में समाते नहीं है। इसको दिमाग में आप लोग रखे रहिएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ और सिर्फ कारण नहीं है ग्रहों के टिके रहने का। एक बल जो होता है, एक जो स्यूडो फोर्स है, एक जो छद्म बल है, जो सिर्फ महसूस होता है, वो कौन सा होता है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ खींचता है चीजों को। उसको वो क्या करता है, ये ग्रेविटेशन फोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको वो आपको माइनस कर देता है, जिस वजह से ये सर्कुलर मोशन में बने हुए रहते हैं। अच्छा, अब देखो सूर्य की अगर आप बात करते हो तो सूर्य क्या है बेटा, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर बेटा, 4.9 करोड़ किलोमीटर। ये क्या है, पृथ्वी से दूर है। आप समझ सकते हो कितना दूर, बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है बात।
और बाकी चीजें आप लोगों को मैंने बता ही दी। खिंचाव बल यहाँ पर, अब छोटे क्लास के बच्चे हैं बेटा तो उनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में नहीं आएगा, ठीक है बात, इस वजह से मैंने यहाँ पर खिंचाव बल जो होता है, खिंचाव बल को, खिंचाव बल है तो ये दोनों घुस जाना चाहिए आपस में, समझ में, लेकिन कौन सा बल इसको रोके रखता है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, समझ में आ गई बात, जो ऑर्बिटल मोशन के कारण या फिर जो उसका सर्कुलर मोशन है उसके कारण वो लगता है उसमें, ठीक है बात। अच्छा, ग्रह क्या होते हैं बेटा, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार कौन कौन से बेटा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बचपन में याद किया था ये ट्रिक बाबू, ठीक है बात। उनके दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम को याद रखने का आसान तरीका, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ये बच्चों को याद करवाया जाता था, बड़े हो गए तो इस तरह से याद करो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है बात। अच्छा, ठीक है बात। अब देखो, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, यह रास्ते दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इलिप्टिकल बोला जाए, दीर्घवृत्ताकार मतलब इलिप्टिकल में फैले हुए हैं, यह कक्षा कहलाते हैं, कक्षा मतलब होता है बेटा ऑर्बिट, ऑर्बिट कहलाते हैं। बुध सूर्य से सबसे नजदीक है, यह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाता है, मतलब अगर पूछा जाए सूर्य का सबसे तेजी से चक्कर कौन लगा सकता है तो आप बोलोगे जो सबसे नजदीक है वो है आपका मरकरी, ठीक है बात। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्यों माना जाता है, वीनस को पृथ्वी का ट्विन प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि आकार और डेंसिटी में ये पृथ्वी के समान ही है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति और घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी लगभग पृथ्वी के ही समान है। और सबसे चमकीला प्लेनेट भी कौन सा है बेटा, वीनस ही है। अगर आपसे पूछता है प्रेशर कुकर लाइक की स्थिति वहां पर क्यों उत्पन्न हो जाती है, वो वीनस में ही उत्पन्न होती है, ठीक है बात, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वहां पर बहुत ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जिसमें हीट आ तो जाती है परंतु बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए उसका तापमान सबसे ज्यादा है, ठीक है बात। चलो बहुत बढ़िया है, ये सब आगे पढ़ोगे, अभी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है बात, धीरे धीरे आप लोगों को चीजों को एड ऑन करते रहना, अभी 6th क्लास का पढ़ रहे हो उसी हिसाब से पढ़ेंगे। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसको अंतरराष्ट्रीय खगोल संगठन की बैठक हुई 2006 में प्राग में हुई थी बेटा, ठीक है, चेक रिपब्लिक की कैपिटल है प्राग, वहां पर हुई थी, में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 203 यूबी 313 और सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। अब इसके पीछे कारण था बेटा, अब इस समय क्या था, प्लेनेट की एक डेफिनेशन दी गई थी, प्लेनेट की क्या डेफिनेशन थी कि साइज में वो गोल हो, अपने बाकी के ग्रहों की तुलना में उसका साइज बड़ा होना चाहिए और उसकी एक निश्चित ऑर्बिट होनी चाहिए, समझ में आ गई बात। लेकिन प्लूटो क्या था, प्लूटो की निश्चित ऑर्बिट, अपनी ऑर्बिट में ही वो चक्कर लगाना चाहिए, किसी और के ऑर्बिट को वो कट नहीं करते रहना चाहिए, ठीक है बात। बाकी से सारे ग्रह तो ये फॉलो करते थे, किसी और के ऑर्बिट को कट नहीं करते थे, परंतु प्लूटो जो था वो नेपच्यून की ऑर्बिट को कट कर देता था, वो नेपच्यून की कक्षा में घुस जाता था, इसलिए उसको डिग्रेड करके प्लेनेट की जगह पर उसको क्या बना दिया गया बेटा, ड्वार्फ प्लेनेट बना दिया गया। और ड्वार्फ प्लैनेट के एग्जांपल कौन-कौन से बेटा, सिरस है, 2003 यूबी 313 है, ये भी आपके कैसे है बेटा, बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। इन सब के बारे में मैंने क्वेश्चन सीरीज में करवाया है, पूरा डिटेल में वहां पर बताया, एक बार जरूर उसे देख लीजिएगा बाबू, ठीक है। अब जल्दी से यहाँ पर देखिए बेटा, साइड में क्या लिखा हुआ है, कुछ ऊपर भी था क्या, साइड में लिखा हुआ देख लेते हैं एक बार, मुझे तो नहीं लग रहा था। लिखा हो कुछ करके सीखे हैं यहाँ पर, ये तो बता ही दिया था। यहाँ पर कुछ रोचक तथ्य देखो, बृहस्पति शनि यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। अच्छा, अब किसके किसके ओर छल्ले हैं बेटा, तो जुपिटर के छल्ले हैं, शनि सैटर्न के छल्ले हैं और यूरेनस सबसे ज्यादा छल्ला आपके शनि के पास ही है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं, पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, ठीक है बात। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, पृथ्वी से दिखने वाले जितनी भी चीजें होती हैं उनके लिए एक श्लोक आप लोगों ने सुना होगा, जो आपके ग्रहों के शांति के लिए बनाया गया है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भन भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु, आपने सुना होगा बेटा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, इन सारी चीजों की अगर आप बात करेंगे तो तीनों देवता के नाम है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, मतलब यहाँ पर ब्रह्मा भी आ गए, विष्णु भी आ गए और महेश भी आ गए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी मतलब ये तीन जो है देवी देवता, वो इनका रेगुलेशन कर रहे हैं, इनका निर्माण कर रहे हैं। और इनके जैसे देखो, ब्रह्मा जी ने इनका निर्माण किया, ब्रह्मा, फिर उसके बाद आ गए बेटा मुरारी, मुरारी की अगर आप बात करते हो तो अगर आप कृष्ण भगवान की बात करते हो तो एक तरह समझो वो डीएम है, विष्णु जी क्या है बेटा, डीएम है, जो सारी चीजों को रेगुलेट करते हैं,
ठीक है बात। जैसे वैदिक काल की अगर आप बात करते हो तो ये सारे काम कौन किया करते थे बेटा? वरुण देवता करते थे। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, ये सारे काम कौन करने लगते हैं बेटा? विष्णु भगवान करने लगते हैं। ठीक है बात। अब देखो, विष्णु भगवान इन सारी चीजों को रेगुलेट करते हैं। तो ब्रह्मा, मुरारी, त्रिपुरांतकारी। त्रिपुरांतकारी कौन है बेटा? भोलेनाथ है, जो कि प्रकाश और उष्मा के स्रोत हैं, जो सूरज में है बेटा। ब्रह्मा, मुरारी, त्रिपुरांतकारी। भानु, शशि, भूमि, सुतो। भूमि क्या? सुत। फिर बुधश्च, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ठीक है बात। राहु केतु मतलब क्या हो गया बेटा? सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। ठीक है बात। ये सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है बात। अब देखो, यहां पर आप कितने ग्रहों को नेकेड आई से देख सकते हो, तो कहां तक पहुंचे हो? देखो, ब्रह्मा, मुरारी, त्रिपुरांतकारी, भानु, शशि, धूमि सुतो, बुधश्च, गुरु, शुक्र, शनि। शनि, शनि लास्ट है बेटा, शनि। उसके बाद राहु और केतु। शनि का मतलब क्या हो गया बेटा? शनि, शनि हो गया आपका लास्ट। तो आप कितने ग्रहों को नेकेड आई से देख सकते हो? तो ध्यान देखो, कितने ग्रहों को देख सकते हो? शनि तक पहुंचोगे तो मरकरी, वीनस। अर्थ को तो नहीं देख पाओगे ना, क्योंकि अर्थ पर खड़े हो। मरकरी, वीनस, अर्थ को छोड़ दो। उसके बाद क्या हो गया बेटा? मार्स। फिर उसके बाद जुपिटर, सैटर्न। तो पृथ्वी पर रह करके आप कितने ग्रहों को नेकेड आई से देख सकते हो? 5। समझ में आ गई बात? मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, ये 5 ग्रह ऐसे हैं जो आप नेकेड आई से देख सकते हो। उसके बाद दूरी ज्यादा बढ़ जाती है, और दूरी बढ़ने के कारण आपको एक बड़े टेलीस्कोप की आवश्यकता होगी, एक बड़े दूरबीन की आवश्यकता होगी। प्लस इनके अंदर की चीजों को भी देखने के लिए, चाहे इनके रिंग्स को देखना है या फिर छल्लों को देखना है, उसके लिए भी आपको एक शक्तिशाली दूरबीन की आवश्यकता होगी। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जुपिटर के पास है छल्ले, सैटर्न के पास है छल्ले, और यूरेनस के पास छल्ले हैं। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। और इन छल्लों को देखने के लिए एक शक्तिशाली दूरबीन की आवश्यकता पड़ेगी, उसको आप देख सकते हो। ठीक है बात। उसके बाद तो यहाँ पर आपका ये हो गया था। फिर इस पेज पे देखे क्या था? ठीक है बात। तो ये आपका एक श्लोक था जिसको आप दिमाग में रख सकते हो। इसमें सारे ग्रह हैं, ये वो ग्रह हैं जिनको आप नेकेड आई से देख सकते हो। उसके बाद जैसे शनि के आगे जाओगे तो आप नहीं देख पाओगे। अब देखो, क्या आप जानते हैं, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल, सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। तो रोम में जो रोमन आपकी कहानियां थी, उनमें सोल का अर्थ होता था बेटा सूरज। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सोलर, सौर मंडल या फिर सोलर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। तो अंग्रेजी में सोल है, सोल का सिस्टम मतलब सूर्य का सिस्टम है। हिंदी में क्या है बेटा? सौर है, सौर मतलब सूरज, सूरज का मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों का निर्माण करिए, ये सब आपका प्रैक्टिस का है। ठीक है। बस शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है बेटा? ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए से लिए गए शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए, जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। ज्योग्राफी कैसा शब्द है बेटा? अंग्रेजी शब्द है। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। जियोग्राफिया है बेटा, जियोग्राफिया 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें जी का शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। जब आप पृथ्वी के बारे में वर्णन करते हो, उसी को बोलते हैं जियोग्राफी। जियो प्लस ग्राफिया। ठीक है बात। आइए पृथ्वी से संबंध में और अधिक जाने। जैसे जियो का मतलब क्या हो गया बेटा? अर्थ हो गया। अब उसके बाद जैसे लॉजी, लॉजी की अगर आप बात करते हो तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी। व्हेन वी स्टडी अबाउट अर्थ, दैट इज कॉल्ड जियो लॉजी, पृथ्वी का अध्ययन कहलाता है। फिर उसके बाद जियोमेट्री, मेट्री का मतलब होता है मापन, मापना। ठीक है बात। ठीक है बात। तो जियोमेट्रिया, जियोमेट्रिक्स। ठीक है बात। तो ये क्या हो गया? पृथ्वी का मापन। फिर जियोइड, जियोइड का मतलब होता है, ऑइड का मतलब होता है बेटा अनुरूप, उसके समान। तो जियोइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो पृथ्वी का जो शेप है वो कैसा है बेटा? जियोइड है। समझ में आ गई बात? जियोइड अपने में ही एक स्वरूप होता है, जिसमें अगर आप देखते हो तो ये जो होता है, ये पोल्स पर चपटा हुआ रहता है, और बीच में कैसा होता है बेटा? बल्ज होता है। पृथ्वी पूरी तरीके से स्फीयर नहीं है। पृथ्वी का अपना एक आकृति है, जिसे बोलते हैं जियोइड। क्या बोला जाता है बेटा? जियोइड बोला था। जियोइड का मतलब हो गया अर्थ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है बात। जिसमें पोल्स पर वो चपटी हुई रहती है और इक्वेटर पर वो फैली हुई रहती है। चलिए, बहुत बढ़िया है। अब देखो, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गतियों के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहते हैं, खगोल शास्त्री कहते हैं। ठीक है बात। उनको क्या बोला जाता है बेटा? खगोल शास्त्री कहते हैं, जो उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है बात। अब देखो, आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा
परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। रिफ्लेक्शन, परावर्तित का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। जो एस्ट्रोनॉमी का, जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट होते हैं या फिर आप कॉस्मोलॉजिस्ट कह सकते हो, वो सब इसी सारी चीजों पे लगे रहते हैं। पृथ्वी जैसे रहस्य से भरा हुआ ब्रह्मांड बेटा, हम तो बहुत कम ही गए हुए हैं। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है बेटा, यूनिवर्स बहुत बड़ा है। आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में रिसर्च बाकी और होती ही रहती है। ठीक है बात, चाहे वो नासा हो, इसरो हो, यूरोपियन यूनियन एजेंसी हो, ठीक है, सब लगे हुए हैं इसमें। अब देखो, इतना आप लोगों ने देख लिया। अब आते हैं बेटा पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अब आकार और इसके बारे में देखते हैं बेटा, ये है क्या। देखो, ये हो गया सन। सन के बाद हो गया आपका मरकरी, फिर आ गया वीनस, फिर आ गया अर्थ, फिर आ गया मार्स। ये हो गया आपके इनर प्लेनेट। फिर आ गया एस्टेरॉयड बेल्ट, फिर आ गया जुपिटर, फिर आ गया आपका सैटर्न, फिर आ गया यूरेनस, और फिर आ गया आपका नेपच्यून। अगर आप साइज देखोगे तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है आपका जुपिटर। यहां जे लिख दूं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस मतलब अरुण और वरुण। ठीक है बात, ये हो गया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है बात। अब देखो, मंगल हो गया, पृथ्वी हो गई, शुक्र हो गया और आपका बुध हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा जो है वो आपका जुपिटर है। उसके बाद आपका सैटर्न है, उसके बाद आपका यूरेनस है, उसके बाद आपका नेपच्यून है। तो अब देखो, ठीक है बात, तो अगर साइज के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो है आपके, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर, उसके बाद कौन सा है, सैटर्न, उसके बाद कौन है बेटा, यूरेनस, और उसके बाद कौन सा है, नेपच्यून। ठीक है बात, ये है आपका सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। अच्छा, अब आते हैं इनर प्लेनेट पे। इनर प्लेनेट की बात करते हैं तो इनर प्लेनेट में सबसे बड़ा जो है वो है आपका अर्थ। ये हो गया आपका 5वें नंबर पर। ठीक है बात, वही सूर्य के दूरी के हिसाब से क्या है बेटा, तीसरा है। तो यहाँ पर सन है, सन के बाद देखो 1 2 3, तीसरा ग्रह हो गया। आकार में ये पांचवा है, आकार में कैसा हो गया बेटा, पांचवा। उसके बाद कौन सा आता है बेटा, वीनस, पांचवा, छठा। फिर आता है आपका मार्स, और सबसे लास्ट में आता है आपका मरकरी। 5 6 7 और 8। फिर उसके बाद आ गया अर्थ, उसके बाद आ गया वीनस, उसके बाद आ गया मार्स, और सबसे छोटा कौन सा है बेटा, मरकरी। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है बेटा, मरकरी। सबसे बड़ा जुपिटर, सबसे छोटा मरकरी। ठीक है बात, याद रखिएगा इसको। ठीक है, और अगर आप देखोगे डिस्टेंस, सूर्य से डिस्टेंस देखोगे तो कौन सा है बेटा, तीसरे नंबर पर आता है। ठीक, आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआब या फिर क्या बोलते हैं बेटा, जियोइड बोला जाता है। ठीक है बात, भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समानाकार, जो अभी आप लोगों ने ऊपर देखा है। ये पोल्स पर थोड़ा सा चपटा है और इक्वेटर पर क्या है बेटा, बल्ज है, मतलब इक्वेटर पर वो निकला हुआ है, और ध्रुवों पर कैसा है, चपटा है। संतरा देखियो ना, संतरा, तो संतरा को ऊपर से देखोगे तो चपटा रहता है और बीच में से निकला हुआ रहता है, बस उसी उसी आकार को समझो। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक अधिक ठंडी है। ठीक है बात, यहाँ पर पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। बाकी जितने भी ग्रहों को अगर आप देखोगे तो वहां पर जीवन लगभग संभव नहीं है। पृथ्वी पर जीवन संभव इसलिए है क्योंकि इस पर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है बात। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा है पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। इस क्षेत्र को बोला जाता है बेटा गोल्डी लॉक जोन। ठीक है, गोल्डी लॉक जोन ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर जीवन संभव हो सकता है। और इस गोल्डी लॉक जोन पर दो ग्रह आते हैं। सबसे उपयुक्त जो है वो है आपका अर्थ, और दूसरा उपयुक्त जो है वो है आपका मार्स। तो अर्थ और मार्स जो है वो आपके गोल्डी लॉक जोन में आते हैं, ना ही ज्यादा गर्म है ना ही ज्यादा ठंडे हैं, जहां पर जीवन संभव हो सकता है। लेकिन जीवन सिर्फ और सिर्फ गर्म और ठंडे पर डिपेंड नहीं करेगा। वहां पर क्या होना चाहिए बेटा, वहां पर पानी भी होना चाहिए, वहां पर वायु भी होनी चाहिए। अगर वायु है तो वायु के लिए उसमें जीवन के लिए आवश्यक गैसेस भी होनी चाहिए। वायु है, वायुमंडल तो होगा, लेकिन अगर उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, अमोनिया बहुत ज्यादा है, ठीक है बात, तो वहां पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो जीवन संभव होने के लिए बहुत सारी चीजों का होना वहां पर जरूरी है। कुछ चीजें होकर के जीवन संभव नहीं हो पाएगी, इसीलिए पृथ्वी पर सारी चीजें होने के कारण ये एक अद्भुत ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखो, अंतरिक्ष देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ता है क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगर आप पृथ्वी को देखोगे तो पृथ्वी के 2/3 सतह पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा बेटा, पृथ्वी के 2/3 सतह पर पानी देखने को मिल जाता है। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है बेटा, पृथ्वी अंतरिक्ष देखने पर नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। ठीक है बात। अब देखो, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है।
इस गति के बावजूद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगा देता है। अब क्यों? दूरी बहुत ज्यादा है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ये 15 करोड़ किलोमीटर इसकी क्या है बेटा? दूरी है। दूरी बहुत ज्यादा है। अब इतनी तेजी से प्रकाश चलता है, करीबन 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड वो चलता है, फिर भी आने में उसको कितना समय लग जाता है बेटा? 8 मिनट लग जाता है पृथ्वी तक आने में। अब देखो चंद्रमा क्या है बेटा? हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, मतलब बहुत छोटा है बेटा। अगर डायमीटर अगर आप देखो, व्यास का मतलब क्या हो गया बेटा? डायमीटर। डायमीटर जो है वह पृथ्वी के डायमीटर का क्या है बेटा? 1/4 है मात्र। ठीक है बात? यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोल पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। अब ये बड़ा क्यों दिख रहा है? क्योंकि पास रही हुई चीजें बड़ी प्रतीत होती हैं। बहुत बड़ा है लेकिन बहुत दूर है, तो कैसा दिखेगा बेटा? छोटा दिखेगा। छोटा है परंतु पास है, वो कैसा दिखेगा बेटा? बड़ा दिखेगा। यही कारण है कि जो चंद्रमा है वो हमें बड़ा प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि वो छोटा है परंतु पृथ्वी से बहुत ज्यादा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब सूर्य को देखो कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी चंद्रमा की तुलना में बड़ा दिखाई देता है। आप सोचो उसका साइज एक्चुअली कितना बड़ा होगा। अब ये 15 करोड़ में है और ये किस में है बेटा? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। बहुत छोटा है, ठीक है बात? लेकिन नजदीक होने के कारण क्या है? ये हमें बड़ा दिखाई देता है। अब और तारे टिमटिमाते हुए आप देख रहे होगे रात के समय में, तो वो और ज्यादा बड़े होंगे, लेकिन वो कितने ज्यादा दूर हैं बाबू, जिस वजह से वो उतने छोटे दिखाई दे रहे हैं। मैंने क्या बोला? सूर्य से भी कई गुना ज्यादा बड़े तारे हैं, परंतु उनकी दूरी इतनी ज्यादा है जिस वजह से वो हमें बहुत ही छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, जो मैंने करके आपको दिखा दिया। अब देखो, अब यहाँ पर एक रोचक तथ्य है और मैं इसको एक होमवर्क भी आप लोगों को देना चाह रहा हूं। आप लोग एक होमवर्क भी मुझको बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्या है बेटा? नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जुलाई 1969 में, ये ईयर याद कर लेना, कई बार पेपर में पूछा हुआ है। एनसीईआरटी में लिखी हुई एक एक चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बेटा, चाहे वो छठी क्लास की ही क्यों ना हो। सबसे पहले चंद्रमा के सतह पर कदम रखा था? मालूम करो, क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया था? ये आप मुझे बताओ। क्या कोई गया था? अगर हाँ तो वो कौन थे? थे या थी? आप मुझे बताओगे। ठीक है बात? अब देखो, उपग्रह क्या होते हैं बेटा? उपग्रह जैसे चंद्रमा जो है, अभी उपग्रह जो होते हैं बेटा वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो वो नेचुरल हो सकते हैं, या तो फिर वो आर्टिफिशियल हो सकते हैं। आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित, और नेचुरल मतलब प्रकृति द्वारा निर्मित। चंद्रमा हो गया। ठीक है बात? आर्टिफिशियल क्या होते हैं अभी देखते हैं बेटा। उपग्रह क्या होते हैं? एक खगोलीय पिंड है, एक हेवनली बॉडी है, जो ग्रहों के चारों ओर उसका उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लो ये सूरज है, तो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को आपने क्या बोला बेटा? ग्रह बोला, प्लेनेट बोला। अब जो प्लेनेट का चक्कर लगा रहा है उससे आप क्या बोलोगे बेटा? उसे आप बोलोगे उपग्रह। समझे बात को? तो ये हो गया स्टार, ये हो गया प्लैनेट, और ये हो गया सैटेलाइट। ठीक है बात? जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है उसको क्या बोलोगे बेटा आप? सूर्य का चक्कर लगा रहे हो उसे क्या बोलोगे आप प्लैनेट बोलोगे। जो प्लैनेट का चक्कर लगा रहा है उसे आप क्या बोलोगे बेटा? उसे आप बोलोगे सैटेलाइट बोलोगे या फिर उपग्रह बोलोगे। लेकिन अब जैसे अगर आप ग्रहों की डेफिनेशन लेते हो, तो ग्रहों की डेफिनेशन क्या लगा है? जो तारों का चक्कर लगाता है और तारों के प्रकाश और ऊष्मा द्वारा प्रकाशित और उष्मित होता है। ठीक है बात? ये आपने देखा। लेकिन वहीं पर अगर आप उपग्रह की डेफिनेशन लोगे, तो उपग्रह की डेफिनेशन में सिर्फ एक ही चीज आएगा बेटा, कि वह ग्रहों का चक्कर लगाता है। तो क्या वो ग्रहों के प्रकाश द्वारा प्रकाशित और उष्मित नहीं, वो भी सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा द्वारा प्रकाशित और उष्मित होता है। ठीक है बात? प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत पूरे सौरमंडल में सिर्फ एक है, वो कौन है बाबू? वो है आपका सूर्य। ठीक है बात? अब देखो, नेचुरल तो आपको समझ में आ गया, नेचुरल बता दी, जैसे आपका मून है। अब मानव निर्मित क्या होते हैं बेटा? आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट है, आईआरएस है, एड्यूसेट है, एजुकेशन के लिए जो बनाया जाता है, और इत्यादि है। ठीक है बात? जैसे यहाँ पर देखो, ये रॉकेट आपके पृथ्वी से लॉन्च किया गया, ये है आपका भारत। यहाँ से लॉन्च किया गया बेटा श्रीहरिकोटा से। ये लॉन्च हुआ, ऊपर गया, यहाँ से आपका अलग अलग प्रकार का इजेक्शन शुरू हो जाता है, जो कि आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में पढ़ोगे। फिर सैटेलाइट आ गया, और सैटेलाइट यहाँ पर आपका प्लेस्ड हो गया, और ये अब ऑर्बिट करना शुरू करेगा पृथ्वी का। या तो वो जियो स्टेशनरी हो सकता है, या वो जियो सिंक्रोनस हो सकता है। ये जब आपको साइंस एंड टेक की क्लास करवाऊंगा तो वहां पर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है बात? चलो, बहुत बढ़िया है। तो मानव निर्मित भी हो सकते हैं उपग्रह, और आपके नेचुरल भी हो सकते हैं। नेचुरल क्या है बेटा? जो प्रकृति से द्वारा हमसे निर्मित होकर के हैं। आर्टिफिशियल क्या होते हैं? जो हमारे द्वारा रॉकेट के माध्यम से ऑर्बिट में भेजे जाते हैं, पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ठीक है बात? अब देखो,
ठीक है, अब देखो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने कक्ष पर एक चक्कर ही पूरा करता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसके सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इन छाया को देखा जा सकता है। अब देखो बेटा, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है बेटा? 27 दिन में पूरा करता है। अब देखो, ये है आपका अर्थ और मान लो ये है आपका मून। ठीक है बात। अब देखो, ये पूरा एक चक्कर लगाने में इसको कितना दिन लगे बेटा? 27 दिन लगे। अब देखो, लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। मतलब ये अपने ऑर्बिट पर भी कितने दिन में घूम जाता है बेटा? 27 दिन में ही घूम जाता है। इतने ही दिन में घूम जाता है, लगभग इतने ही दिन में घूम जाता है। इसी वजह से अगर आप पृथ्वी से देखोगे तो इसका सिर्फ एक ही पोजीशन देखिए, क्योंकि जितने देर में ये पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाता है उतने ही दिन में ये क्या करता है? अपना एक ऑर्बिट, अपना एक रिवॉल्यूशन भी पूरा करता है। देखो, इसको बोलते हैं बेटा रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन। और इसको बोला जाता है बेटा रोटेशन। रोटेशन आगे बताऊंगा आप लोगों को जब अर्थ की गतियां आप पढ़ोगे। तो रिवॉल्यूशन का मतलब होता है किसी के रेफरेंस में चक्कर लगाना, और रोटेशन का मतलब होता है अपने ही एक्सिस पर रोटेट करना। समझ में आ गई बात? मतलब रोटेशन का मतलब होगा कि मान लो ये कोई चीज है, अपने एक्सिस पर ही ये घूम जाए, तो इसे क्या बोलोगे बेटा? रोटेशन। अगर ये किसी के रेफरेंस में उसका चक्कर लगा रही है तो इसे आप क्या बोलोगे बेटा? रिवॉल्यूशन। ठीक है बात। जैसे पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है तो क्या हो गया बेटा? वो हो गया रिवॉल्यूशन। पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम जाती है, उसे क्या बोलोगे बेटा? रोटेशन। इस चक्कर में क्या होता है? इस चक्कर से क्या होता है बेटा? आपका साल कंप्लीट होता है, ईयर कंप्लीट होता है, 365 दिन कंप्लीट होते हैं। जब अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो इससे क्या होता है बेटा? डे एंड नाइट होता है। तो पृथ्वी पूरा जो चक्कर होता है सूर्य का वो कितने दिन में लगा लेती है बेटा? 365 दिन में लगा लेती है। अपने एक्सिस पर कितने दिन में? 365 दिन में लगाती है। और अपने एक्सिस में कितने घंटे में घूम जाती है बेटा? 24 घंटे में। लेकिन वहीं पर अगर मून की बात करते हो तो मून जो है वो पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में लगाता है और अपने एक्सिस पर भी 27 दिन में घूमता है। मतलब बहुत सुस्त है ये। 27 दिन में पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया और अपने एक्सिस पर भी बहुत ही धीरे 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 घूम रहा है, 27 दिन में घूमता है। इसी वजह से इतने धीरे धीरे घूमने की वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ मून का एक ही हिस्सा दिखाई देता है। इसके परिणाम स्वरूप हम पृथ्वी से हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि बहुत ही धीरे घूमता है ये। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, वहां पर जीवन संभव नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत है, मैदान है और गड्ढे हैं। अब ठीक है, जैसे कहते हैं ना चंद्रमा में दाग है, ठीक है बात? दाग नहीं है बेटा, वो क्या है बेटा? वो गड्ढे हैं, कुछ ऊंचाई है, पर्वत है, और इन पर्वत का प्रकाश जब पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसकी छाया होती है। चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा का दिन चंद्रमा पर इन छाया को देखा जा सकता है। समझे बात को? अब क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं बेटा? एस्ट्रॉइड। यहाँ पर इस एस्ट्रॉइड कुछ इस प्रकार के होते हैं बेटा। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है बात? इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल अभी दिखाया आप लोगों को, मंगल मतलब मार्स, और बृहस्पति मतलब जुपिटर की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये मार्स और जुपिटर की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट करके अलग हो गए थे, या फिर ये कह सकते हो ये ग्रह नहीं बन पाए थे। ये डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया एस्ट्रोनॉमी वाले क्लास में। आप लोग एक बार जरूर इस क्वेश्चन सीरीज को देख लें, देख लें, देख लें। उसके अलावा कहीं से भी प्रश्न आपके सामने नहीं आएगा। बहुत डिटेल में वहां पर मैंने 7 या 8 क्वेश्चन सीरीज में उसको कंप्लीट करो, इसे आप जरूर देखिएगा। ठीक है बात? क्षुद्र ग्रह बस आपसे आप लोग ये ध्यान में रख लीजिए, ये क्या है बेटा? ये प्लेनेट के ही भाग है जो बहुत पहले आपका विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट के बाद इनका निर्माण हुआ था। ठीक है बात? या फिर यह वो है विस्फोट के बाद ये निर्मित हुए परंतु दोबारा ये ग्रह नहीं बन पाए। ठीक है बात? चलो बहुत बढ़िया। अब उल्कापिंड क्या होते हैं बेटा? जिसको आप मेटेओर बोलते हो। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। ठीक है बात? कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। पृथ्वी का ग्रेविटेशन इनको अपनी तरफ खींच लेता है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? ये इसमें घर्षण होता है, वायु में जो एटमॉस्फेयर उसमें घर्षण होने के कारण ये जल जाते हैं। तो इसको आप टूटता तारा कहते हो। कुछ कुछ होता में जो अंजलि और राहुल थे वो टूटते तारे को देख करके विष मांगे थे ना, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, वो खुद मर रहा है, वो क्या विष पूरा करेगा बेचारा। ठीक है? गर्म होकर के जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, जिसको आप क्रेटर बोलते हो बेटा। क्या बोलते हो बेटा? क्रेटर। ठीक है बात? ठीक है बात? जैसे महाराष्ट्र में एक लेक है आपका लोनार लेक, क्रेटर लेक है बेटा। समझ में आ गई बात? तो ये आपके पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिस वजह से वो क्या करते हैं बेटा? गड्ढे बना देते हैं। ठीक है बात? ठीक है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरे ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा, जिसको आप गैलेक्सी बोलते हो, गैलेक्सी मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है।
प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों का एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। कितना विशाल है कोई नहीं जानता बाबू, ठीक है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है कोई नहीं जानता। वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। अब देखो बाबू, सबसे बड़ा क्या है बेटा? यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ठीक है बात, ब्रह्मांड। अगर आप ब्रह्मांड की बात करते हो तो ये बहुत सारी गैलेक्सी से मिलकर के बना है, जिसे आप बोलते हो आकाश गंगा। तो इसी में हमारी एक गैलेक्सी है जिसे आप बोलते हैं मिल्की वे, और हमारे सबसे नजदीक की गैलेक्सी जो है वो है आपकी एंड्रोमेडा, जिसे आप बोलते हो देवयानी, ठीक है बात। हमारी ये गैलेक्सी है मिल्की वे, और उसके पास की कौन सी बेटा? एंड्रोमेडा। अब इस गैलेक्सी में देखेंगे तो अलग अलग सन है बेटा, सन अलग अलग तारे हैं। अब हमारा जो सन है उसके साथ बनता है आपका सोलर सिस्टम। तो अब देखो, बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलकर के किसका निर्माण किया? गैलेक्सी। बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर के किसका निर्माण की बेटा? यूनिवर्स का निर्माण की। समझे बात को कि नहीं समझे? वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ा जो है वो है आपका यूनिवर्स। अब ये कितना बड़ा है इसके बारे में अभी भी कोई जानकारी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। फिर भी हम इसका, अभी जो रिसर्चर्स हैं वो इसके बारे में अध्ययन चल रहे हैं और निरंतर ये चलता रहेगा। अब गैलेक्सी की अगर आप बात करते हो तो गैलेक्सी जो होती हैं अभी तक, अगर आप यूरोपियन यूनियन की बात करोगे तो 3 प्रकार की गैलेक्सीज इसने बताई हैं। एक होती हैं आपकी सबसे पहले इर्रेगुलर, यहाँ पर सबसे युवा तारे होते हैं, सब इर्रेगुलर होती है, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर के बाद आती है बेटा स्पाइरल, हमारा वाला ये है, स्पाइरल है बेटा, ठीक है बात। और फिर आती है बेटा इलिप्टिकल, ठीक है बात। यहाँ पर युवा भी होते हैं, मतलब यंग स्टार भी होते हैं, और ओल्ड स्टार भी होते हैं, और यहाँ पर कोई भी यंग स्टार नहीं होता। और यहाँ पर इरेगुलर में क्या होता है? सर्वाधिक यंग स्टार होते हैं, सबसे ज्यादा जो युवा तारे होते हैं, मतलब तारे यहाँ पर निर्मित होते हैं। धीरे धीरे गैलेक्सी क्या बनती है बेटा? आपकी स्पाइरल, फिर लास्ट में क्या हो जाती है? आपकी इलिप्टिकल हो जाती है। तो 3 प्रकार की गैलेक्सीज के बारे में अभी तक हमें जानकारी है। इरेगुलर जो सबसे नवीन होती है, उसके बाद स्पाइरल जो बीच वाले एज की होती है, और उसके बाद ओल्ड एज गैलेक्सीज जो होती हैं वो इलिप्टिकल शेप में होती हैं, ठीक है बात। यूरोपियन यूनियन के द्वारा अभी तक इसकी गणना की गई है, ठीक है बात। तो ये हो गया आपका चैप्टर 1। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर है, तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा, जो मैंने आपको बताया। देखो, ये गुड़िया यहाँ पर है, इसका भाग है बेटा ये पृथ्वी का। पृथ्वी किसका भाग है? सौरमंडल का। सौरमंडल किसका भाग है बेटा? आकाशगंगा का। आकाशगंगा किसका भाग है बेटा? ब्रह्मांड का। तो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा हो गया? आकाशगंगा, ब्रह्मांड। उससे छोटा कौन सा हो गया बेटा? गैलेक्सी, जिसको आप आकाशगंगा बोले। उससे छोटा कौन सा हो गया? सौरमंडल, सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम का एक भाग जो है वो है आपका पृथ्वी, और इसका जो मुखिया है वो है सूरज, जो पूरे सौरमंडल का निर्माण करता है, ठीक है बात। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, और इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? हम सबसे छोटे हैं बेटा, ठीक है बात। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। अभी अभ्यास प्रश्न है, एक बार इसको देखेंगे और इसको अपने साथ लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है बात। जिसको भी अपने रिटन एग्जामिनेशन देना है, एक बार इसको लिखने का प्रयास करेंगे। अगर किसी को अपनी चेक करवाने होगा आंसर आंसर, तो भी आप मुझे भेज सकते हो, मैं उसे देख लूंगा। ग्रहों और तारों का अंतर क्या है? आप टेलीग्राम चैनल पर आप बात कर सकते हो, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपने आंसर्स को भेज सकते हैं, वहां पर मैं आपको जवाब दे दूंगा। सौरमंडल में आप क्या समझते हैं? सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम लिखिए। पृथ्वी के अद्भुत ग्रहों क्या कहे जाते हैं? हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? इन सब के उत्तर मैंने दे दिए। ब्रह्मांड क्या है, ये सब मैंने आप लोग बता दिया। किस ग्रह के पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है बेटा? जल्दी से बताइए। शुक्र को। सूर्य का तीसरे सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है बेटा? पृथ्वी है, ठीक है बात। तो इस तरह से कुछ आपके प्रश्न है, इसको आप देखेंगे, ठीक है बात, और जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है बात। सब बता दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है बात। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। तो अब देखिए बाबू, अगर आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस चीज से मुझे मोटिवेशन मिलता है बेटा, और अच्छे से और एनर्जी के साथ मैं आगे के लेक्चर आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। हो सकता है मैं इसके साथ साथ आपकी साइंस की भी क्लास शुरू कर दूं, क्लास 6 के साइंस की क्लास भी शुरू कर दूंगा। तो अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा, चीजें अगर आप लोग अच्छे से मुझे प्रोवाइड करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे अच्छे अच्छे, जिससे मुझे पता चलेगा, अपनी कमियों के बारे में जानकारी मिलेगी, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा, तो और अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं, ठीक है बात। लेकिन थोड़ा सा मोटिवेशन की मुझे रिक्वायरमेंट है, जो आप लोग मुझे दे सकते हो, ठीक है बात। चलिए, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।